हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिडिशन लॉ के बारे में। बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सिडिशन का कानून है इसे रिपील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये इसका आंसर नहीं दूंगा कि रिपील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको दोनों साइड की बातें बताऊंगा। एक तरफ सिविल सोसाइटी की बातें बताऊंगा कि वो क्या रीजन दे रहे हैं कि क्यों इस कानून को रिपील करना चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का भी जो स्टैंड है वो भी आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट क्या कह रही है कि क्यों इस कानून को वो रखना चाहती है। साथ ही साथ जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब इस लॉ को चैलेंज किया गया था सेडिशन के, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी बताएंगे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा इस कानून पे वो भी बताएंगे। और उसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या ओपिनियन रहेगा इस लॉ को लेके। अब चलिए समझते हैं कि सेडिशन लॉ है क्या एग्जैक्टली। तभी हम समझ पाएंगे कि क्यों सिविल सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि इस लॉ को रिपील किया जाए और दूसरी साइड गवर्नमेंट क्यों इस लॉ को रखना चाहती है। तो देखिए, अगर इस लॉ के ओरिजिन की बात करें तो इसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1870 और उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था अंडर सेक्शन 124 ए ऑफ इंडियन पीनल कोड। और इसमें यह लिखा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर गवर्नमेंट के खिलाफ, जो लॉफुली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है इंडिया में, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट क्रिएट करने की कोशिश करे या हेट्रेड क्रिएट करने की कोशिश करे या फिर डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करे, और चाहे वो ये बोल के करे, लिख के करे या किसी भी तरीके से करे, तो उसको पनिश किया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है। और क्या सजा दे सकते हैं? तो सबसे पहली सजा उसको यह दे सकते हैं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। या फिर ये उसको जो है 3 साल की इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। या फिर ये भी ना हो तो उसके ऊपर डायरेक्टली सिर्फ फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये तो सेडिशन के लॉ के बारे में बात थी, ठीक है। अब इसके बारे में दो फैक्ट और आप जानिए जिससे आपको पता चलेगा कि ये लॉ कितना स्ट्रिक्ट है। तो पहली चीज तो ये जो कानून है ये नॉन बेलेबल है, यानी इसमें अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो आपको बेल नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज, ये जो कानून है वो है कॉग्निजेबल। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिन ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को वारंट की जरूरत नहीं होती अरेस्ट करने के लिए, यानी पुलिस ऑफिसर खुद से आपको अरेस्ट कर सकता है, उसको कोर्ट के वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप समझ सकते हो कि बड़ा ही सीरियस क्राइम है, क्योंकि सीरियस क्राइम को ही नॉन बेनेबल और कॉग्निजेबल बनाते हैं। तो ये तो आपने यहाँ समझ लिया कि सेडिशन लॉ क्या है और कितना सीरियस ऑफेंस है, उसमें कैसे क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, और वो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि सेडिशन लॉ को रिपील कर दिया जाए। तो सबसे पहला रीजन यही है कि ये लॉ जो है कॉलोनियल लॉ है। मतलब ये लॉ ब्रिटिशर्स लाए थे 1870 में, और उस टाइम में ये लॉ जब वो लाए थे तो उनका इंटेंट क्या था? उनका इंटेंट था कि अपने राज्य को बचाना, उनका जो रूल था इंडिया पे उसको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए जब भी कोई फ्रीडम फाइटर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलता, उनको क्रिटिसाइज करता, तो वो सेडिशन का लॉ उन पे लगा के उनको जेल में भेज देते। तो इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या एक ऐसा लॉ जो ब्रिटिशर्स 1870 में लाए थे, और वो इस लॉ को इसीलिए लाए थे कि फ्रीडम फाइटर्स की वॉइस को सप्रेस किया जाए ताकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना बोल सके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना बोल सके, तो क्या ऐसे लॉ को अभी रखने की जरूरत है? इनफैक्ट अभी जो पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चीफ जस्टिस ने भी जो है गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन पूछा है कि आजादी के 75 ईयर्स के बाद भी आप इस लॉ को क्यों रख रहे हो? आपने और तो दूसरे कॉलोनियल लॉज जो है रिपील कर दिए हैं, तो इस लॉ को रिपील क्यों नहीं कर रहे या मॉडिफाई क्यों नहीं कर रहे, ये पूछा है गवर्नमेंट से। अब दूसरा रीजन इसका ये है कि इस लॉ का बहुत मिसयूज किया गया है, और इस लॉ के जिन्होंने मिसयूज किया है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। तो बेसिकली इसमें ये देखा गया है कि कई बार जो इस लॉ को यूज किया गया है पॉलिटिकल डिसेंट के अगेंस्ट यूज किया है। मतलब किसी पर्सन ने गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है, या किसी पॉलिटिकल लीडर को क्रिटिसाइज कर दिया, तो उसके अगेंस्ट सेडिशन का लॉ लगा दिया गया और उसको जेल में भेज देते हैं, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, प्लस उसको ना ही बेल मिलती है। ठीक है। पर जब कोर्ट में जाती है बात, और कोर्ट में जब पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो प्रूव करे कि जो उन्होंने जो उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया उसको प्रूव करे, तो वो प्रूव नहीं कर पाते। और इसीलिए देखा गया है कि इस लॉ में कन्विक्शन रेट बहुत लो है, जबकि नंबर ऑफ केसेस रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे केसेस जो है सेडिशन के अंदर फाइल किए जा रहे हैं,
बट कन्विक्शन रेट बहुत लो है। तीसरी चीज ये कही जा रही है कि ये जो लॉ है ये एक अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर 19 आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो है फंडामेंटल राइट दिया है, और ये उस फंडामेंटल राइट के ऊपर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ये अनरीजनेबल है? क्योंकि बेसिकली ये जो इसमें जो डेफिनेशन दी गई है, जो चीजें बोली गई कि डिसअफेक्शन करना, हेट्रेड या कंटेम्प्ट करना, तो कहीं भी उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया और वो बहुत ही वेग है। तो कई बार कोई ऐसी चीज है जो किसी की पॉलिटिकल डिसेंट हो या कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हो, पर दूसरे लोग उसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये तो जो है सिडिशन कर रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट्रेड फैला। तो बड़ी ही फाइन लाइन है गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाने में और गवर्नमेंट को जो है क्रिटिसाइज करने में, उसकी गलत चीजों को क्रिटिसाइज करने में। और कई बार जो इस फाइन लाइन का जो एक डिफरेंस जो है ब्लर हो जाता है, इसी का फायदा उठा के इस लॉ का मिसयूज किया जाता है। और इसके कारण हो क्या रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एक चिलिंग इफेक्ट है, मतलब लोग जो है खुल के बोलने से डर रहे हैं। कई बार न्यूज़पेपर जो है उनकी फ्रीडम ऑफ प्रेस भी रिस्ट्रिक्ट हो रही। और इसके साथ एक और आर्गुमेंट जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि सिडिशन से डील करने के लिए, यानी देशद्रोह या नेशनल सिक्योरिटी से डील करने के लिए जो है और भी दूसरे लॉज है, जैसे यूएपीए हो गया या आईपीसी के और भी दूसरे सेक्शन है जो यूज किए जा सकते हैं। पर ये सिडिशन का कानून जो है ये बहुत ही आउटडेटेड कानून है और ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए इसको रिपील करना चाहिए। तो ये तो थे आर्ग्यूमेंट्स सिडिशन के जो लॉ को रिपील करने के लिए। अब हम देखते हैं क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं जो चाहती है कि सिडिशन के लॉ को रखना चाहिए। गवर्नमेंट का सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है नेशनल सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अभी इंडिया को बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, चाहे टेररिज्म हो या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और आपने देखा होगा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो है वो लोग काफी प्रोपेगेंडा रन करते हैं, और उस प्रोपेगेंडा में वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को जो है डिफेम करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उनका पर्पस यही होता है कि गवर्नमेंट को डीलेजिटिमाइज किया जाए, और उसके लिए जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं इससे लोग इन्फ्लुएंस होके जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स हैं, इनसे डील करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि उसको सेडिशन लॉ चाहिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि प्रॉब्लम लॉ के साथ नहीं है बट उसके मिसयूज के साथ है, और इसी के लिए कहा गया है कि इसके मिसयूज को चेक करने के लिए गाइडलाइंस ले डाउन कर सकते हैं, या जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन किया जा सकता है कि इसका मिसयूज ना हो। तीसरा गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि सिडिशन के लॉ को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ केस में अपहोल्ड किया था, इसीलिए ये जो आर्ग्यूमेंट जो अपोजिंग साइड देती है रिगार्डिंग दी unreasonable restriction regarding sedition being unreasonable restriction on freedom of speech and expression, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है एक्सेप्ट किया है एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और अपहोल्ड किया है केदारनाथ केस। तो ये तो जो हो गए आर्ग्यूमेंट्स गवर्नमेंट के टू रिटेन द सेडिशन लॉ। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सेडिशन लॉ पे। अब केदारनाथ केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड जो किया था सेडिशन लॉ को, पर साथ ही साथ ये भी कहा था कि सिडिशन का कानून जब ही एप्लीकेबल होगा जब जो सिडिशन का एक्ट है या तो वो वायलेंस के लिए क्रिएट करता है, या फिर वो जो है सिडिशन का एक्ट उसके कारण जो है पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है, या फिर उस सिडिशन के एक्ट के पीछे जो इंटेंट है वो इंटेंट है कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का। इसी तरीके से एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने केस आया था, उसमें सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स वर्सेस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बीच में केस था। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये कहा था कि जो सिडिशन का लॉ है वो पब्लिक ऑर्डर के केस में एप्लीकेबल होता है, पर लॉ एंड ऑर्डर के केस में नहीं। अब यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर के बीच में अगर आपको इन दो एक्सप्रेशन के बीच में डिफरेंस समझना हो, तो लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली इंडिविजुअल क्राइम्स को रिलेट करता है, जबकि पब्लिक ऑर्डर ऐसे क्राइम्स होते हैं जो ब्रॉडर कम्युनिटी से डील करते हैं। और इसी तरीके से और भी जो दूसरे केसेस आगे हुए थे जिसमें सेडिशन लॉ के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स दिए, उसमें कई सेफगार्ड्स दिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जो सेडिशन का लॉ है इसको प्रॉपरली यूज करना है, इसको सेफगार्ड्स के अंदर ही यूज करना है, इसका मिसयूज चेक करना है। अब लॉ कमीशन ने भी ये सेडिशन के कानून को जो है एग्जामाइन किया,
और 2018 में कंसल्टेशन पेपर लाई थी। और उस कंसल्टेशन पेपर में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी रिकमेंड किया कि अब टाइम आ गया है कि इस चीज को हमें या तो फिर रिपील कर दें या फिर रीथिंक करें। और एक रिसेंटली भी एक पेपर लाई थी लॉ कमीशन, उसमें कहा गया था कि जो सेडिशन का कानून है इसका स्कोप बहुत लिमिटेड कर दे। इसका स्कोप जो है जब ही अप्लाई किया जाए इसको, जब कोई सेडिशन का एक्ट ऐसा हो जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे या फिर गवर्नमेंट को वायलेंस के थ्रू ओवरथ्रो करने की कोशिश करे। अब इस सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपका क्या ओपिनियन है वो डेफिनेटली आप बताइए हमें कमेंट्स में कि क्या इस लॉ को रिपील करना चाहिए या फिर इसको एज इट इज रहने देना चाहिए या फिर इसको मॉडिफाई करना चाहिए। तो गाइज दिस वाज इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।